9 बजे फ़ोन किया कि मेरा फ़ोन रिचार्ज करा दो और 10 बजे फ़ोन ट्रेन चलेगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन उन्होंने 10 बजे के बाद तो मुझे कॉल ही नहीं किया और मैं जब फ़ोन करती गई सुबह 5 बजे तक फ़ोन नहीं अटेंड हुआ। उसके बाद में मैंने दूसरे दिन जैसे उनकी मम्मी को फ़ोन किया कि वो ऐसे कैसे कल निकल गए और वो तो पता नहीं चल रहा कि नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम होगा कर लेगा। तो उन्होंने बोला कि मेरा लड़का कहाँ चला गया, ऐसे ऐसे मुझ पे ही डालने लग गई। ये बात है कि मेरे लड़के को कुछ भी हो गया तेरे को नहीं छोड़ गया, ऐसे ऐसे सब बोल दिया। अब मैं एक अलग ही घबरा गई कि कोई भी तो साथ नहीं, क्या हुआ है मेरे साथ ये सब समझ ही नहीं आ रहा। मुझे देखिए एक चीज़ लग रहा था कि शायद मेरे हस्बैंड के साथ कोई वारदात घट गई है, झगड़ा हो गया है, रास्ते में कुछ हुआ है क्योंकि कुपवाड़ा जैसे इलाके के लिए निकले हैं वो। अब मैंने वो दीदी मेरे को लेकर गई शकूर बस्ती में कर्नल साहब को सारा अपने बारे में सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे सब हुआ। और अभी कर्नल साहब ने कहा तुम घर जाओ हम देखते हैं। मैंने तो लास्ट में सब वो करके, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ समझाया कि तुम भूल जाओ, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है मैं अच्छे से रखूँगा, ये वो बहुत सारी बातें थी जो अभी ये हस्बैंड। अब इन्होंने क्या किया, मुझे एक बार फ़ोन करके बोलते कि मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है और मैं घर होकर आ रहा हूँ। ये घर गए, 2 दिन रह के आए वहाँ। उसके बाद पता नहीं इनके घर वालों ने क्या कहा इनको या क्या बातें हुई, पता नहीं जी। उसके बाद में ये मुझे बोले यहाँ आए एक दिन, दूसरे दिन बोले कि तुम खाना बना दो और मैं मतलब ड्यूटी निकलना है। तो पोस्टिंग थी कुपवाड़ा में, बोले कुपवाड़ा में मुझे निकलना है। वो सब हो गई बातें। उसके बाद में वहाँ मेरे से खाना वाना बनवा के, जब मैं खाना बना रही थी तो मेरे को क्या पता वो हस्बैंड ने पूरे फ़ोटोग्राफ्स या पेपर्स जो भी शादी के थे या कपड़े थे सब कुछ, पैसा वैसा सब रख लिया, बैग पैक कर लिया बैग। उसके बाद में वो मुझे क्या बोल के निकले कि मैं अभी यहाँ से नई दिल्ली जाऊँगा, उसके बाद मैं निज़ामुद्दीन स्टेशन जाऊँगा, वहीं से जम्मू के लिए मेरी ट्रेन है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि जम्मू क्या वो जो भी। तो वो चले गए। उन्होंने मुझे 9 बजे फ़ोन किया कि मेरा फ़ोन रिचार्ज करा दो और 10 बजे फ़ोन ट्रेन चलेगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन उन्होंने 10 बजे के बाद तो मुझे कॉल ही नहीं किया और मैं जब फ़ोन करती गई सुबह 5 बजे तक फ़ोन नहीं अटेंड हुआ। उसके बाद में मैंने दूसरे दिन जैसे उनकी मम्मी को फ़ोन किया कि वो ऐसे कैसे कल निकल गए और वो तो पता नहीं चल रहा कि नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम होगा कर लेगा तुझे फ़ोन। उस दिन ये बात कह के टाल दिया। दूसरे दिन फिर मैंने बोला कि उनको फ़ोन नहीं मिल रहा है, वो फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरा लड़का कहाँ चला गया, ऐसे ऐसे मुझ पे ही डालने लग गई। ये बात है कि मेरे लड़के को कुछ भी हो गया तेरे को नहीं छोड़ गया, ऐसे ऐसे सब बोल दिया। अब मैं एक अलग ही घबरा गई कि कोई भी तो साथ नहीं, क्या हुआ है मेरे साथ ये सब समझ ही नहीं आ रहा था। उसके तीसरे दिन मेरे एक दीदी है, पहचान हो गई थी थोड़ी थोड़ी, मतलब एक घर में रहते हमारी जो पहचान के थ्रू, वो बोली कि वो आ गई मेरे पास अचानक से ऑफिस से आ करके बोली कि तू तो फ़ोन भी नहीं करती है, तू भूल गई क्या ऐसे। मैंने कहा दी नहीं मेरे साथ ये, तू बीमार है क्या। मैंने कहा नहीं दी मेरे साथ ये सब हुआ है, पता नहीं जैसे पता ही नहीं चल रहा। बोली चल हम थाने चल रहे हैं। मैंने कहा दी अच्छे थाने तो चले, लेकिन एक मैं चाह रही हूँ कि किसी ऑफिसर कोई ऐसे आर्मी के उससे डिस्कस करते हैं, उनसे अगर डिस्कस करेंगे शायद हो सकता है कि वो जल्दी कार्रवाई हो जाए, शायद पुलिस ना कर पाए। मुझे देखिए एक चीज़ लग रहा था कि शायद मेरे हस्बैंड के साथ कोई वारदात घट गई है, झगड़ा हो गया है, रास्ते में कुछ हुआ है क्योंकि कुपवाड़ा जैसे इलाके के लिए निकले हैं वो। अब मैंने वो दीदी मेरे को लेकर गई शकूर बस्ती में कर्नल साहब को सारा अपने बारे में सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे सब हुआ। और अभी कर्नल साहब ने कहा तुम घर जाओ हम देखते हैं। उन्होंने यहाँ दिल्ली से लेकर कुपवाड़ा तक पूरा दिखा लिया। 10 दिन बीत गए लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मिले क्योंकि वो कुपवाड़ा गए ही नहीं हैं। तो कर्नल साहब ने मुझे 10 दिन बाद कॉल किया कि तुमने एक बात बताइए तो क्या पक्का उसने तुम्हें निज़ामुद्दीन स्टेशन बोला। मैंने कहा हाँ जी सर। बोले निज़ामुद्दीन से तो कोई ट्रेन ही नहीं जाती है जम्मू के लिए। अब समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने ढूंढा और 13 दिन बाद मेरे हस्बैंड उनके घर पे सोते हुए मिले। सुबह 5 बजे उठाया, वहाँ से फिर उनके मामा मौसा सब साथ गए और ये लोग पहुँचे वहाँ पर, ये भी कुपवाड़ा। इन्होंने रिपोर्ट किया। जब कैप्टन साहब ने इनसे पूछा कि तुम लेट कैसे हो गए, क्योंकि ये लेट भी हो गए ना अब ड्यूटी से, 13 दिन तो गायब ही रहे, लेट हो गए। तो उसके बाद इनसे जब डिस्कस किया तो इन्होंने बोला मेरी तो सगाई थी इसलिए मैं लेट हो गया। तो किसी से इन्होंने डिस्कस किया होगा कि मेरी शादी या ऐसा कुछ, आए होंगे जब छुट्टी तो, या पता नहीं जैसे भी। तो उन्होंने कहा इनके जाने के बाद एक हवलदार थे
कि सर इसकी सगाई कैसे हो सकती है, इसकी तो शादी हुई है और ये दिल्ली में ही कुछ ऐसा है। तो बोला अच्छा इसको दोबारा बुलाओ। बुला के पूछा कि मुझे लगता है तो झूठ बोल रहा है। कैप्टन साहब बोले मुझे बता तेरी सगाई कहाँ हुई है। इन्होंने तो एक एड्रेस लिखकर फ़ोन नंबर सब दे दिया। वहाँ पर कैप्टन साहब ने जब फ़ोन किया तो पता चलता है कि हाँ इनकी सगाई 2008 में ही हुई है, क्योंकि मेरे साथ जो शादी हुई वो 2009 में हुई है। अच्छा। और वो 8 में उनकी सगाई हो रखी है बहरोड के पास राजस्थान से। उसके बाद वहाँ से सब बातें होती तो कैप्टन साहब ने फिर उनको किसी ने मेरे बारे में बताया, और मेरे बारे में जब बताया तो मेरे से बात हुआ तो मैंने बताया सारा। तो उन्होंने कैप्टन साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे ये सगाई कर रहे थे और लेकिन अभी शादी के लिए तैयार थे और देवउठनी पे इसकी शादी करने को वो लड़की वाले बोल रहे थे और मैंने उसको मना किया। ये मेरी सब बातें उस पर हुई। आखिर मैंने वो सब होने के बाद डिसाइड किया कि चलो आज अपनी बेटी को लेकर बहुत हो चुका, तो अपन मेरे जैसे पास में एक स्टेशन है, तो मैंने सोचा कि आज रात को जाके अपनी बेटी को लेकर मैं ट्रेन के नीचे अपने आप को ख़त्म करना है, बहुत हो चुका। तो ख़त्म करने का सोचा ही था कि दीदी जो थी जो मेरी हेल्प करनी थी वो दीदी आ जाती हैं ऑफिस से, वो मेरे को बैठती हैं और मेरे से डिस्कस करती है कि मैं 3 एड्रेस लाई हूँ कहीं से और यहाँ पर हम लेटर लिखेंगे जिससे तेरा नाम भी मेंशन होगा उसके साथ में, और ऐसे ये सब ऐसे नहीं कर सकता है वो, तुझे जैसे छोड़ के भागा या जो भी कुछ कर रहा है इस तरह नहीं हो सकता, कर नहीं पाएगा। तो वो कुछ आर्मी इलाका ऐसे लाई थी वे 3 एड्रेस। उन्होंने शाम को बैठ के लेटर लिखे 9 बजे तक, और उसके बाद वो जब अपने घर गई तो मैं ये सोचने लगी कि दीदी जो मेरी जो खून का रिश्ता नहीं है या मेरी कास्ट भी नहीं है, मेरी कितनी हेल्प कर रही हैं। मैं खुद कितनी कमज़ोर हूँ कि मैं मरने का सोच रही हूँ अपनी बेटी के साथ में। मर तो मैं उस दिन गई थी जब फारूक नगर में ट्यूबवेल पे जो कुछ बीता था, तो अब जिंदा ही कहाँ हूँ मैं। रोज़ रोज़ तो वहाँ पर सब मौत के उसमें ही थी मैं। अब मैंने डिसाइड सुबह तक किया कि अब नहीं, मरना कैंसिल है, मरूंगी नहीं, अब मुझे जो कुछ करना है कुछ करना है। क्योंकि दीदी ये कह रहे थे कि तुम इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कोर्ट में शादी की है, मगर ये शादी तेरे भी हक में जाएगी क्योंकि कोर्ट में की है, और मैं तेरा नाम इसके साथ भी लिखवा के रहूँगी और तुझे इंसाफ भी दिला के रहूँगी, ऐसा वो बोलनी मुझे। तो लेकिन समय लगेगा, घबराना मत। वही सब सोच के दूसरे दिन हुआ, दीदी जो लेटर लिख गए थे मैंने वो रजिस्ट्री कर दिए, वहाँ से भेज दिए। वो आर्मी ऑफिस में मिल गए, कुछ जैसे रक्षा मंत्रालय और ऐसे कुछ ऑफिसों में। और वहाँ से मुझे कुछ टाइम, अब मेरे साथ एक और प्रॉब्लम ये हुई, कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि मेरे को प्रेगनेंसी जैसे, तो इनकी वजह से जैसे जो प्रेगनेंसी हो गया और बेटी को मेरी को स्वाइन फ्लू हो गया। अब मैं जो भाग दौड़ है उसके बीच में सब बहुत डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि 4th फ्लोर पे घर होना और सीढ़ियों से उतरना चढ़ना। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा आप आराम करो, और मैं इन हालातों में कहाँ आराम करूँ। आखिर चलते मेरा 3 महीने का मिसकैरेज हो गया, वो सब ख़त्म हो गया। तो उसके बाद में फिर मेरी बेटी थी और मेरे पास खर्चा नहीं, और खर्चा बंद कर लिया, मेरे हस्बैंड कोई खर्चा नहीं दिया। फिर मैं मजबूर कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, घर वालों से भी संपर्क टूट गया और ये सब भी हो गया। उसके बाद में इनकी मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी जी अगर वे छुट्टी आए तो आप मेरे पास भेजना, क्या छुट्टी आए होंगे। बोली नहीं वो नहीं आएगा। क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं तूने सगाई तोड़वाई है ना, नहीं आएगा। तो मैंने कहा मेरी तो शादी हो गई ना। तो उन्होंने कहा नहीं आएगा। दूसरे दिन फिर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हम तेरा ध्यान रखते, एक काम कर ले, तू अपने घर से तो तेरे पापा से जो भी तेरा हिस्सा बनता है वो ले ले, तो ठीक है ये वापस आ जाएगा। मतलब आप मतलब चाल पे चाल खेलने लग रहे थे कि पहला आप गला ब्याह करने की बात करी, फिर उनकी यूँ करा कि लव मैरिज करी है, फिर वो खुद भी चला गया सारा सामान लेकर। चौथी बात फिर यह है कि जो अपना तेरा पियर में जो जमीन है वो उसमें से मैं हिस्सा ले लूँ मैं अपने पापा से। मैंने दीदी को बताया कि दीदी ऐसे ऐसे सब है, तो दीदी कहने लगी कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, ये गलत होगा और ये सब नहीं करना है, और अब तेरे साथ बहुत हो चुका है, अब तू कुछ नहीं करेगी। दीदी ने कहा था वो खर्चा बंद करके बैठा, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं तुझे थोड़ा छोटा मोटा भी काम मिल पाए, क्योंकि मेरी सिर्फ 7th क्लास पढ़ी हुई, मुझे कोई काम वैसे मैं जॉब भी नहीं कर सकती, कारण ये है। और 15 साल की उम्र में तो मेरी शादी हो गई, और मेरे हस्बैंड तो मेरे से 18 साल बड़े थे, वो पहले वाले जो मेरे हस्बैंड थे।
अब यहाँ पर मेरे साथ क्या होता है कि मेरा 2010 आ गया। 2010 में मेरे साथ ये होता है कि मेरे जो पहला हस्बैंड है वो, और जो ये है इनके फौजी जो है आर्मी में, उनके मौसा जी और मामा जी वो सब इकट्ठे होकर मेरे यहाँ आ जाते हैं। कुदरत है कि मैं घर पे नहीं थी और वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम कोई सामान लेकर आए, आप सामान ले जाओ। तो मैंने कहा क्या ठीक है मैं आ रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आ गया। मुझे कुछ अजीब लगा, मैं नहीं आई। तो वो मेरे मकान मालिक को जाके बोले कि हम ऐसे ऐसे ये सामान लेने आए हैं, ये तो और बेटी भी उसकी है और ये बीवी भी उसकी है, जबकि मेरा डिवोर्स कोई करीबन 2 साल, ये 1-2 साल बीत 1.5 साल बीत गया है। तो वो ऐसे ऐसे सब कर दिया और ये छुपा गए कि हमारे लड़के से कोर्ट में शादी हुई है। उसके बाद उस दिन मैं आई नहीं, और फिर जब मकान मालिक ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा भैया मैं वहाँ नहीं आ रही हूँ और ये कोई बड़ा हादसा बिताने के मन में है, पहले वो गायब हो गए, अब ये सब हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो ऐसे इंतज़ार करके वो चले गए, मैं नहीं आई, मैं दीदी के घर चली गई। उस दिन मैं दीदी के घर ही रुकी, मैं नहीं आई। उसके बाद में फिर बहुत परेशान हुए, फिर मेरे पे रेवाड़ी कोर्ट में केस डाल दिया मेरे ऊपर। जी, उन्होंने डाला। मैंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया था कि कहीं पुलिस थाने में जाके बोलती कि भाई मेरे को छोड़ दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। छोटा बच्चा है, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आया था, कुछ भी नहीं किया। और देखो रिश्तों के अंदर एक चीज़ होती है कि हम रिश्ता कोई भी धागा जैसे टूट जाता है और गांठ लगाए तो गांठ वो अटकती है। अब मैंने सोचा नसीब में जब हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है और ये सब, क्या पता ये शादी ठीक है, चलो जैसे भी चले, अपना बच्चा तो सुखी रहेगा, अपनी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही चुकी है, अब मेरी बेटी तो ठीक रहे, ऐसा नहीं था। उसके बाद में फिर केस डाल दिया, तो वो केस इनको जो एलिगेशन लगाए वो इन्हीं पर भारी पड़े। उसके बाद में ये केस हार गए और जज साहब ने कहा कि 6,000 रुपये में इंटरेस्ट दो। अब ये मेरे हक में चला गया, 2011 की बात है। फिर इन्होंने 2012 में फिर केस डाल दिए रेवाड़ी कोर्ट में, दोबारा से कुछ एलिगेशन वैसे ही लगा दिए कि हमें तो डिवोर्स का पहले नहीं पता था, इसकी बेटी है वो भी नहीं पता था, अगर बहुत सारी बातें लगाई इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें जब मेरे उसमें करी। तो मैंने कुछ पेपर है, जैसे कि मैं इतनी सारी फाइलें हैं मेरी, ये आप देख रहे होंगे। तो मैंने ये अपने पेपर कुछ वहाँ कोर्ट में रखे, जज साहब ने जब पढ़े तो उनको समझ में आया ये केस फिर हार गए। फिर मैंने अपना मन बनाया कि अब मुझे अपना बात रखनी चाहिए। और मैं बीच में भी 2 साल पहले से भी मैं कुछ ये सोच रही थी कि मैं अपने जो बीता हुआ है उसके लिए आगे अदालत में बात रखूँ, अपना केस डाल के। लेकिन हर वकील ने मुझे पीछे कर दिया कि आप लेट हो गए हो, अब केस नहीं डालेगा, अब लेट हो चुके, आपका कोई केस का वो नहीं है, अब ऐसे हो गया वैसे हो गया, बहुत सारी बातें। मैं फिर चुप हो जाती थी, डर बैठ जाती थी, अपने हाथ पर मार के, पर कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने 2015 में क्या हुआ कि आसाराम बाबू वाला केस FIR दर्ज हुआ था। मुझे लगा कि जब वो केस हो सकता है तो हमारा जैसा का क्यों नहीं, बिल्कुल उनका भी तो पुराना केस था, तो हमारा क्यों नहीं। वहाँ से एक यानी वो चीज़ मिली जो एक अच्छी थी हमारे जीवन में, कि हमें आवाज़ उठाने का मौका मिल गया। उससे मैंने अपना एक जो मेरी एप्लीकेशन थी वो लेकर मैं पहुँची थाने वालों ने मना कर दिया। मैंने 20 दिन चक्कर लगाए। उसके बाद SHO साहब को मैंने कहा कि सर आप एक बार मेरी फाइल ये जो है कंप्लेंट इसको पढ़ लीजिए, ठीक लगे आप FIR कीजिएगा, मत कीजिएगा। SHO साहब ने जैसे मेरे जब पढ़ी उनको लगा, उनके सीनियर ने देखा, जो ऑफिसर थे उन्होंने जब डिसाइड हुआ कि हाँ FIR दर्ज हो गया मेरा, उन्होंने काउंसलिंग के लिए बुलाया, मेरी काउंसलिंग हुआ। उसके बाद 0 FIR करके मेरा राजस्थान केस भेज दिया। उन्होंने कहा वारदातें जो जगह होती है केस वहीं से शुरू होगा। तो मेरा केस फिर राजस्थान चला गया, देवली। अब देवली में मेरा केस शुरू हुआ, वहाँ से अब मेरे साथ ये हुआ कि 2014 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए। मम्मी मेरी कैंसर की पेशेंट, 15 में हम लोग दिखाने लगे। और जो मम्मी के एक धर्म भाई हैं तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उनका वो किया कि किसी तरह मम्मी ठीक हो जाए। हर दिल्ली के जितने हॉस्पिटल थे हम लोग दौड़ते रहे, वो मामा जी और मैं दोनों दौड़ते रहे मम्मी को ले लेके। अंत में 2015 में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। तो 15 में मैंने ये FIR दर्ज करवाई, मेरे साथ बीता हुआ सब। उसके बाद मैंने 16 में पुलिस को पूरी वारदातें जगह दिखाई, फारूक नगर की
या देवली की, सब जगह दिखाई। पुलिस ने वहाँ पर देख के और सब करके उसके बाद मुझे बोल रहे थे कि हम रिवाड़ी भी लेके जाएंगे जहाँ आप रहे थे, लेकिन पुलिस लेके नहीं गई थी उस दिन। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 4 साल बाद, ये 2015 की बात कह रही हूँ, तो 4 साल बाद उन्होंने, पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट कुछ लगा दिया गया 2019 में। उसके 4 साल बाद, हाँ हाँ, तो उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया वहाँ पर, रिपोर्ट लगा दिया। तो उसके बाद मेरे को जैसे पता चला, मैंने रीओपन कराया। मैं उसमें ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ, आप ये बताइए, कोई इंसान जब कोई भी काम पढ़ता है तो वो अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं। जो अनपढ़, कभी स्कूल नहीं गए, वो साइन कैसे कर सकते हैं गवाही के तौर पे? बिल्कुल, मैंने ये नोटिस किया है। आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरी फाइल में, उस पेपर में उन्होंने क्लोज रिपोर्ट कुछ इस तरह बनाई। उन्होंने दिखाया कि वहाँ पर कभी